Hello everyone, welcome back for the video number 6 of unit number 3. So we were discussing about the tracking error. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग एरर होता क्या है, लेकिन ये नहीं बताया था कि सर ट्रैकिंग एरर होता क्यों है। ये बात हमें समझनी है। और लास्ट पॉइंट अपन ने जो क्लियर किया था उस पॉइंट को एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से कि हम किस बारे में बात कर रहे थे और हमें क्या करना है। क्वेश्चन ये था कि सर निफ्टी 50 अगर 16% रन करके दे रहा है और हमारा जो इंडेक्स फंड है 15% दे रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो समझना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एज एन इन्वेस्टर हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, ठीक है। हमने 1000 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड को दिए हैं और इन्होंने बोला है कि हम सारा का सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड। ओके, तो इन्होंने अपना स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो डिसाइड किया है वो पैसा इन्वेस्ट करने चले गए, ठीक है जी। अब एक प्रॉब्लम है कि सर ये ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में ये है कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के बैठे हैं, क्या ये चेंज हो सकते हैं, क्या ये चेंजेस होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर ने तो 1000 करोड़ दिए नहीं होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, है ना। तो कोई इन्वेस्टर कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड अपने पास में पूरा का पूरा पैसा आगे ही लगाएगा। हो सकता है कि 990 करोड़ लगाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब 1000 करोड़ में से 990 करोड़ लगाएगा तो ये अपने पास कुछ कैश लेवल मेंटेन करेगा, ठीक है। इसे कैश लेवल कहा जाएगा। 10 करोड़ मेंटेन कर रहा है, क्यों मेंटेन कर रहा है कि सर म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टर अपने यूनिट्स को वापस बेचना चाहेगा तो म्यूचुअल फंड को खरीदना पड़ेगा, और जब म्यूचुअल फंड खरीदना वहां पड़ेगा उसे, तो उसके पास कुछ कैश अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो वो वहां पे खरीद पाएगा, ठीक है। तो ये पैसा उसको वापस देने के लिए रखना पड़ेगा। एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि म्यूचुअल फंड कई बार क्या है ना, अपॉर्चुनिटी का वेट करता है कि सर हो सकता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब कई बार मार्केट फॉल होता है, जब मार्केट फॉल होता है तो कई बार म्यूचुअल फंड उसके लिए वेट करता है। दीज आर द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, ठीक है। दे आर प्रोफेशनल, उन्हें पता है कब हमें पैसा लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। इंडेक्स में भी कभी भी पैसा नहीं लगाना, गिरते हुए इंडेक्स में पैसा लगाओगे तो पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करने का चांस होता है। देखिए, अगर हम करंटली जब हम वीडियो बना रहे हैं उस कंडीशन के अंदर अगर देखें तो मार्केट पिछले 2 महीने से गिर रहा है, तो पिछले 2 महीने से अगर मार्केट गिर रहा है तो इंडेक्स तो पूरा का पूरा नेगेटिव में है। अब इंडेक्स पूरा नेगेटिव है तो ऐसे टाइम पे म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगाएगा, वो पैसा लगा के नहीं रखेगा बल्कि बचा के रखेगा। अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, जब पूरा नीचे जाएगा तब उसके बाद पैसा लगाऊं या फिर पूरे गिरते हुए बाजार में पैसा लगाऊं, ठीक है। मार्केट जब उठने की कोशिश कर रहा होगा उस टाइम पे पैसा लगाने की कोशिश कम से कम करेगा, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा, तो इसके लिए भी अपने पास कुछ कैश रख सकता है, ठीक है। ये एक रीजन हो सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कैश का होल्ड होगा, जब कैश का होल्ड होगा तो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड, जब ये इंडेक्स फंड जो है 990 करोड़ इंडेक्स फंड के थ्रू इंडेक्स में जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स, ये इंडेक्स फंड तो यहीं पर ही है, इंडेक्स तो आगे बनेगा जहां पे ये पैसा जाएगा इन्वेस्ट होने के लिए, ठीक है। जो हमने कहा था टॉप 50 कंपनीज में जा रहा है जहां भी। तो अब इस कंडीशन के अंदर जब ये पैसा आगे चला जाएगा, तो मान लो कि इसने यहाँ से रिटर्न निकाली 16%, जो हमने बात की थी कि 16% रिटर्न निकाल के देगा हमें इंडेक्स, अगर एवरेज माना है हमने 16%, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 16 निकाल के देगा, हम तो अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो 16% निकाल के दिया 990 करोड़ का। अब जो भी हुआ उसमें से म्यूचुअल फंड जो चला रहा है, जो एएमसी चला रही है, वो एएमसी अपना एक एक्सपेंस रेशियो वो भी माइनस करेगी, क्योंकि उनको ये पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए अपनी, ठीक है। तो वो लेस करेंगे। अब हमने तो क्या सोचा है कि सर हमें तो इसका 16%, 160 करोड़ का फायदा होने वाला है। कैसे सोचा? क्योंकि सर इंडेक्स के हिसाब से 16% की रिटर्न है, लेकिन एक्चुअली में इतना आएगा क्या? नहीं सर, 10 करोड़ का 16% तो यही कम हो गया, प्लस एक्सपेंस रेशियो घटेगा, तो हो सकता है कि 160 करोड़ ना पहुंच के 155 करोड़ की रिटर्न जनरेट हुई हो, या फिर 150 करोड़ की रिटर्न जनरेट हुई हो। तो आप देखोगे कि वो डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस डिफरेंस को यहां पे कहा जा रहा है ट्रैकिंग एरर। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैकिंग एरर। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। What are the diversified large cap fund? Diversified large cap fund क्या है? Cap refers to the market capitalization. सब समझते हैं cap का मतलब क्या होता है? Market cap, market capitalization, ठीक है। Market capitalization refers to the aggregate valuation of the company based on current market price and the number of share issue. कैसे एक कंपनी के 1000 शेयर किसी मतलब मार्केट में इशू है, एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल इसलिए बना रहा हूं ताकि इजी समझ में आए, और एक शेयर की वैल्यू करंटली चल रही है मान लो 100 रुपए, तो इस हिसाब से 1 लाख रुपए की उसकी क्या बनी? मार्केट
कैप। ओके, ये मार्केट कैप बन गई यहाँ पे। तो ये जो मार्केट कैप है, ये हमें अलग अलग मिलेगी। ऑब्वियसली आप कंपनीज के अकॉर्डिंग देखो कि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में उसके आउटस्टैंडिंग कितने हैं, इशूड कितने हैं, और उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मार्केट कैप हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली कंपनी आर क्लासिफाइड इनटू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जब हम तीनों की बात करते हैं तो टिपिकली टॉप 100 to 200 स्टॉक विच फीचर्स इन निफ्टी 50। देखो निफ्टी 50 जो है टॉप 50 कंपनीज है, हमें समझ में आता है, लेकिन उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो जो टॉप 100 to 200 की कंपनीज है ना, वो कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे रखते हैं लार्ज कैप के अंदर, कि ये टॉप अच्छी कंपनीज में आती है। ओके, उसके बाद आता है मिड कैप, स्टॉक बिलो द लार्ज कैप विच बिलोंग्स टू द मिड कैप, जो कोशिश कर रहे हैं लार्ज कैप में आने की, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही लोग कहीं ना कहीं लार्ज कैप में जाके बाद में पहुंचते हैं। नाउ व्हाट इज मिड कैप फंड? अच्छा, एक चीज आ गई, सॉरी, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज टिपिकली स्टॉक विद मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ से जिनकी कैप मार्केट कैप कम है, वो नॉर्मली स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। नाउ व्हाट आर मिड कैप फंड? मिड कैप फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक बिलोंगिंग टू द मिड कैप सेगमेंट ऑफ द मार्केट। क्या कह रहा है? मिड कैप फंड जो है वो कहीं ना कहीं एक मिड मिड कैप सेगमेंट, एक स्मॉल कैप वाला है, एक लार्ज कैप है, इनके बीच में जो बैठा है मिडिल मैन, मिडिल मैन नहीं कहूंगा, मिडिल सोसाइटी जैसे जैसे हम कहते हैं, वैसे एक मिडिल कैप सेगमेंट है मार्केट का, जो बढ़ने की कोशिश कर रहा है कहीं ऊपर की तरफ जाने की। तो मैनी ऑफ दीज मिड कैप आर सेट टू इमर्जिंग ब्लू चिप और टुमारोज लार्ज कैप। क्या आने वाले टाइम का लार्ज कैप यही बनेगा। These can be actively managed or passively managed mid cap fund। एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज का क्या मतलब है सर? जो एक्टिवली मैनेज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं, ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डेली बेसिस पे चेक करते हैं, बहुत सारी कंपनीज का डेटा ले ले लेके चेक करते रहते हैं कि अच्छा ये अच्छी है, ये अच्छी है, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि कौन सी कंपनी को पिक करना है, कौन सी को नहीं करना है, डेली बेसिस पे इस पे वर्क ऑन करते रहते हैं। तो ये इनका फोकस होता है क्या, कि कंपनीज को एनालाइज करना, बेचना, खरीदना बहुत ज्यादा कंटिन्यू रहते हैं। और दूसरा है पैसिव। पैसिव वाले क्या करते हैं, कौन सी कंपनियां अच्छे सिचुएशन में चल रही है, बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे रही है, ठीक है, जैसे हम इंडेक्स कहते हैं, मिड कैप का भी एक इंडेक्स है। तो पैसिवली मतलब अपने को काम नहीं करना, फंड अपने आप काम करेगा, अपन ने तो पैसा लगा के छोड़ दिया एक इंडेक्स के ऊपर। जैसे लार्ज कैप का फंड है, अपन ने निफ्टी 50 में लगाया, ऐसे ही मिड कैप का भी है, तो मिड कैप के इंडेक्स में जाके पैसा लगा दिया। ओके, वो हो जाएगा पैसिवली। नाउ देयर आर इंडाइसेस सच एज सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स which track the mid cap segment of the market, and there are some passively managed index fund investing in CNS मिड कैप कंपनीज। यही बोल रहा है क्या, कि जो यहाँ पे मिड कैप फंड्स में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सीएनएक्स मिड कैप कंपनीज करके हैं, या मिड कैप इंडेक्स है। मतलब मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके की इंडाइसेस हैं जहां पे आप जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एज एन इन्वेस्टर नहीं, एज ए म्यूचुअल फंड। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वहां हम जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए सेफली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द सेक्टोरल फंड? देखो इससे समझना, ये बहुत रिस्की टाइप ऑफ फंड है। आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है सर जो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको लगता है एनर्जी सेक्टर बहुत बढ़ेगा, तो आप कह रहे हो कि हम एक काम करते हैं, एज अ म्यूचुअल फंड हम एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी सेक्टर ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा सेक्टर को बेनिफिट दिख रहा होगा, नीचे जाएगा तो पूरे पूरे सेक्टर को नुकसान है। आप देखोगे किसी किसी दिन ऐसा पूरा का पूरा सेक्टर नीचे आ रहा होता है। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं होती हैं जब आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कर रहे हो। सो फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक फ्रॉम सिंगल सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर आर कॉल्ड sectoral fund. For example of such funds are banking funds, IT fund, pharma, infrastructure, etc. So regulation do not permit funds to invest over 10% of their net asset value in a single company. अब ये क्या बोल रहा है सर, एनर्जी सेक्टर में तो चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी के अंदर भी 10% से ज्यादा आप किसी सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ये रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। कि सर आप पता चले 50% एक कंपनी है, 50% दूसरी कंपनी में, चलो बात खत्म, अपना तो पैसा एक इंडस्ट्री में लग गया, ऐसा नहीं, 10% से ज्यादा आप नहीं लगा पाओगे। This is to ensure that the schemes are diversified enough and investors are do not subject to concentrated risk. This regulation is relaxed for sectoral fund and index fund. क्या बोलना चाह रहा है, कहता है this is to be ensure करे किया जाएगा ये, that schemes are diversified enough,
ऐसा नहीं है कि सर 2-3 कंपनियों में पैसा लगा दिया। डाइवर्सिफाइड का मतलब सर बहुत जगह पैसा लग रहा है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो म्यूचुअल फंड की पहली रिक्वायरमेंट है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप डिफरेंट जगह पर पैसा लगा रहे हैं। भले ही आप सेक्टोरल फंड में काम कर रहे हो लेकिन डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगाओगे, ठीक है। इनफ एंड नॉट इन्वेस्टर आर नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कहीं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क में आप इन्वॉल्व नहीं हो जाओ। इस तरीके की रिस्क में आप बहुत परेशान हो गए क्योंकि आपका फोकस अब यहाँ 2-4 कंपनियों में रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प यू टू रिड्यूस दिस रिस्क। ओके, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो हम वापस एक बार पिरामिड में आके देखना चाहेंगे। सर इंडेक्स फंड, आप एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई रिस्क नहीं है, कम से रिस्क है, ना के बराबर से अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप अच्छी कंपनी है, बड़ी बड़ी बढ़िया कंपनी है, वहां इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर आया मिड कैप, तो मिड कैप अब है ना इससे थोड़ी छोटी हो गई तो थोड़ी रिस्क बढ़ गई। और अगर आप सेक्टर में जा रहे हो तो सबसे ज्यादा रिस्क होने वाली है, ठीक है। इसमें एक अपन और डाल सकते हैं सर, स्मॉल कैप, ठीक है। मैंने कहा था कि इंडेक्स और भी हो सकते हैं, और भी चीजें इसमें जुड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिस्क को यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि कहाँ कहाँ किस तरीके से रिस्क होने वाली है। ओके, तो अब हमने टिल नाउ ये कंप्लीट कर लिया सेक्टरल फंड। नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।